लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जनरल डिफेंसेस में प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर हमारा फोर्थ डिफेंस है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये डिफेंडेंट का एक डिफेंस है। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि प्लेंटिफ ही है जिसकी गलती की वजह से उसे लॉस सफ़र हुआ है, हमने कुछ नहीं किया तो हम बच सकते हैं, मतलब डिफेंडेंट बच सकता है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर के डिफेंस को वीक डिफेंस कहा जा रहा है। क्यों ये एक अच्छा डिफेंस नहीं है? क्योंकि अगर प्लेंटिफ की गलती है भी, अगर प्लेंटिफ इज एट फॉल्ट, तो भी वो डिसेंटाइटल नहीं होगा। मतलब उसका ये जो राइट है डैमेजेस क्लेम करने का, लॉस रिकवर करने का, वो कहीं जाएगा नहीं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, क्योंकि उसे लॉस तो हुआ ही है डिफेंडेंट की एक्ट की वजह से। तो यहाँ इवन इफ माना प्लेंटिफ की गलती है तो उसके लिए तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा, बट फिर भी वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए। प्लेंटिफ अपना ये जो राइट ऑफ एक्शन टुवर्ड्स द डिफेंडेंट वो फोरफीट यानी गवाता नहीं है। जस्ट बिकॉज प्लेंटिफ की गलती है तो अब उसे एक्शन लेने का डिफेंडेंट के अगेंस्ट अधिकार ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ओनर ऑफ द हाउस थ्रो स्टोन्स एट ट्रेसपासर। अब देखो दोनों यहाँ गलत हैं, प्लेंटिफ भी गलत है, डिफेंडेंट भी गलत है। क्यों? डिफेंडेंट ट्रेसपास कर रहा है। ट्रेसपास एक रॉन्ग है टॉर्ट के अंदर। ट्रेसपासिंग यानी बिना परमिशन के आप किसी की प्राइवेट स्पेस में अगर एंटर हो जाते हैं, तो ये भी एक टॉर्ट है डिफेंडेंट की तरफ से। और प्लेंटिफ भी एक टॉर्ट कमिट कर रहा है कि पत्थर फेंक रहा है, प्लेंटिफ भी रॉन्ग कमिट कर रहा है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ लायबल है ना पत्थर फेंकने के लिए, ऑब्वियसली वो भी लायबल है। लेकिन क्या उससे प्लेंटिफ का ये जो राइट ऑफ एक्शन है अगेंस्ट ट्रेसपास, वो हम वापस छीन सकते हैं उससे? नहीं, हम नहीं छीन सकते। खुद की गलती के लिए लायबल है, लेकिन फिर भी वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट तो केस कर सकता है ना, ट्रेसपास का तो केस कर ही सकता है। सर फ्रेडरिक पोलॉक क्या बोल रहे हैं अपनी डेफिनेशन में कि वैसे तो ये वीक डिफेंस है, बट एक तरीका है जिससे डिफेंडेंट जो है सक्सेसफुली प्लीड कर सकता है इस डिफेंस को। क्या तरीका है? जब प्लेंटिफ ने कोई अनलॉफुल एक्ट किया हो। एग्जाम्पल देखते हैं कि प्लेंटिफ ने रेड लाइट क्रॉस करी, पुलिस ने उसे रोका तो वो भागा बच के पुलिस से। अब पुलिस से भागने के चक्कर में उसने कार तेज चलाई और दूसरे को हिट कर दिया। अब दूसरा इस डिफेंडेंट यहाँ पर, और हिट तो कर दिया, डिफेंडेंट को कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्लेंटिफ सफर्ड अ लॉट ऑफ इंजरीज। प्लेंटिफ यहाँ डिफेंडेंट पर केस करता है कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे इंजरीज हो गई। तो डिफेंडेंट यहाँ क्या प्ली लेगा कोर्ट में? तुमने एक अनलॉफुल एक्ट किया जिसकी वजह से तुमने आके मुझे हिट किया और तुम्ही को लॉस हुआ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दूसरा, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हार्म सफर्ड। अब प्लेंटिफ ने जो काम किया वो डायरेक्टली उसका कनेक्शन होना चाहिए उसको जो हार्म हुआ है। यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है हमको, उसने जो भी किया उसमें डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है, और हमें यहाँ पता चल रहा है कि हाँ प्लेंटिफ की ही गलती है जिसकी वजह से उसे लॉस सफर हुआ है। पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सिंगल इंसिडेंट या फिर सीरीज ऑफ एक्ट्स कनेक्टेड विद ईच अदर। मतलब ऐसे एक्ट्स एक के बाद एक जो एक्ट्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड हों और एक ही सिंगल इंसिडेंट फॉर्म करते हों। दिख रहा है ये एक ही इंसिडेंट है ना, ये पूरा जो सिनेरियो हमने यहाँ से यहाँ तक देखा ये पूरा एक ही इंसिडेंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज उसने रेड लाइट क्रॉस करी, 15-20 दिन बाद जाके उसने किसी को हिट किया और फिर वो उस पर केस करा है। गैप तो नहीं नजर आ रहा ना हमें इन दो एक्ट्स के बीच में। या फिर जो एक चीज और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्ट ऑफ प्लेंटिफ जो है वो एक मेजर कॉज है ऑफ द हार्म सफर्ड, तो फिर कोई कॉज ऑफ एक्शन लाए नहीं करेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ जो है वो एक थीम पार्क में जाता है, राइड्स होती है ना, रोलर कोस्टर वगैरह जो एडवेंचर राइड्स होती हैं, वहाँ जाता है। अब रोलर कोस्टर में आप यूजुअली देखोगे तो वो सीट बेल्ट लगाते हैं और वहाँ वार्निंग साइंस वगैरह सब होते हैं कि आपको बैठना है अगर इसमें तो आपको सीट बेल्ट पहन के बैठना पड़ेगा, अपने आप को टाइटन करके, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो सीट बेल्ट उतार देता है, खोल देता है प्लेंटिफ और खड़ा हो जाता है रोलर कोस्टर पे। अब नेचुरली खड़ा हुआ है तो वार्निंग थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है और ऑब्वियसली गिर जाता है राइड से और उसे इंजरीज हो जाती हैं। तो अब क्या प्लेंटिफ थीम पार्क डिफेंडेंट है, ठीक है, अब क्या प्लेंटिफ जो है वो थीम पार्क वालों पे केस कर सकता है कि भाई तुम्हारी राइड्स की वजह से मुझे इंजरी हुई? तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, डिफेंडेंट ये प्ली ले सकता है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर की, क्योंकि यहाँ जो प्लेंटिफ ने काम किया है दैट इज द मेजर कॉज, उसको जो हार्म सफर हुआ है, जो इंजरीज हुई है, चोट वगैरह लगी है, मेजर कॉज या मेजर कारण कौन था उसके लॉस का या उसके हार्म सफ़र होने का? प्लेंटिफ खुद था ना, राइट।
तो यहाँ पे डिफेंडेंट के लिए ये अच्छा प्ली हो सकता है, अच्छा डिफेंस हो सकता है। एक केस लॉ देख लेते हैं, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। अब यहाँ पर प्लेंटिव जो होता है वो ट्रेसपासर होता है, डिफेंडेंट के लैंड में वो ट्रेसपास कमिट करता है, ठीक है, तो वो घुस जाता है डिफेंडेंट के लैंड में। अब डिफेंडेंट ने अपने गार्डन में ना स्प्रिंग गन लगा रखी थी, तो स्प्रिंग गन अब ट्रैप होता है एक, कि उससे अगर कोई चीज़ आके टकराएगी तो फिर उसमें से शॉट्स निकलेंगे। तो यहाँ पर इस स्प्रिंग गन की वजह से प्लेंटिव को इंजरी कॉज हुई, लेकिन फिर भी कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि प्लेंटिव वाज स्टिल एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन। अब यहाँ अगर अपन देखेंगे तो वैसे गलत टॉर्ट किसने कमिट किया, प्लेंटिव, ट्रेसपास किया उसने, वो एक अलग सिनेरियो है, उसके लिए डिफेंडेंट प्लेंटिव के ऊपर अलग से केस करेगा। लेकिन यहाँ प्लेंटिव को क्यों फिर भी कंपनसेशन दी गई, क्योंकि उसे इंजरी कॉज हुई डिफेंडेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने ये जो स्प्रिंग गन लगाई थी दैट वाज विदाउट नोटिस। सिर्फ इस वजह से यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ जो प्लेंटिव को इंजरी हुई है उसके लिए ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन।